Maybe I'm alive, but I think I lost it. Said that I was fine, said it from the coffin. Remember how I died when you started walking? That's my life, that's my life. I'll put up a fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? And just spend the night, catch me on your ceiling. That's your price, that's your price. Well, lady, running down to the ridge. Love and respect, Arto would like to honor our distinguished guest. Now, may I request Mr. M. Vinod to kindly come forward to felicitate Shri S.L. Vinjit sir with a shawl. अब मैं श्री अब्दुल साजिद जी से गुजारिश करूंगी कि वे श्री अरिजीत मंडल जी को शॉल भेंट करें। श्री नावेद जी से अनुरोध करूंगी कि वे आगे आकर श्री वेल मुरुगन जी को शॉल भेंट करें। Now I'd like to invite Mr. Mohammad Rafiq to felicitate Shri M. Vinod. Now may I request Mr. Vivek Singh to felicitate Shri K. Hamza sir, General Secretary ATO. सभी विशिष्ट अतिथियों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत वेलकम स्पीच से अब मैं आटो के अध्यक्ष श्री मोहन विनोद जी से अनुरोध करूंगी कि वे स्वागत भाषण के लिए आगे आएं। टूरिज्म परिवार के और अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स परिवार के सभी लोगों का आज मैं इस वर्कशॉप में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स हर साल वर्ल्ड टूरिज्म डे, हम इसको अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल मानते हैं क्योंकि ये हमारे रोजगार से, हमारे निजी जीवन से जुड़ी हुई है। तो हम इसको अपना वर्ल्ड टूरिज्म डे को भी एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। और अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स निरंतर पिछले 20 साल से इस फेस्टिवल को अलग अलग तरीके से मनाता है और हम ये कोशिश करते हैं कि इस फेस्टिवल को हम ऐसा मनाएं कि कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें हमारे मेंबर्स तक पहुँचे जो उस समय की ज़रूरत होती है। आज के इस समय में हम सब धीरे धीरे एआई टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं। हाल ही में 22 सितंबर से जीएसटी का, टैक्सेशन का नया कुछ चेंजेस आया है। तो हमने डिसाइड किया कि इस बार एक वर्कशॉप करेंगे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीएसटी को लेकर। तो हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया है। बहुत दुख का बात है क्योंकि सब अपने परिवार के लोग हैं। ये टूरिज्म से जुड़ा एक सब्जेक्ट है, किसी ने इसको नहीं सोचा। तो मैं बहुत दुख से कहता हूँ कि किसी को खराब भी लगे कि कोई भी इसमें सीरियस नहीं है। 3:30 बजे का हमने टाइम लिखा था। ये हम लोग किसके लिए कर रहे हैं कार्यक्रम? तो मैं मेंबर से चाहूँगा कि जो कार्यक्रम, ये कार्यक्रम को अरेंज करने के लिए आपको सिर्फ आना है। इसको अरेंज करने के लिए जो तकलीफ है वो यहाँ जो बैठे हैं और वहाँ जो ऑफिस बेयर्स बैठे हैं उनको पता है। 4 बार मुझे इनका ऑफिस जाना पड़ा। सर से मैं पिछला 10 दिन होगा सर आपसे टच में हूँ, सर से 10 दिन में टच में है। तो थोड़ा सीरियस ले, हम किसके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं? आपको जानकारी मिले, एटीओ को लोगों के पास कोई गलत जानकारी ना हो, वो कोई गलत फाइलिंग ना करे, उनको कोई परेशानी ना हो जो आए वाले रूल्स है। तो कोई भी कार्यक्रम जो एसोसिएशन लेती है ये आपके लिए ही लेती है। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में जो भी कार्यक्रम एटीओ ले उसको थोड़ा सीरियसली ले। और क्योंकि आज हम किसी को सुनने के लिए आए तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आप सबको एक बार विश्व पर्यटन दिवस की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ सीज़न जो सितंबर अगस्त में शुरू होना अब तक शुरू नहीं हुआ, आशा करता हूँ कि आने वाले विश्व पर्यटन दिवस से हम सब के लिए अच्छा हो और एक नई सीज़न, बहुत अच्छी सीज़न के साथ हम शुरुआत करें। धन्यवाद। जैसे आप लोग मेरे नाम तो जान ही गए। आज से पहले मेरा कोई इंडिविजुअल एक 1-1% मैं डिस्कशन करता था, सबका डाउट्स क्लियर करता था। आज मेरा पहला सेशन है यहाँ पे, तो कोशिश करूँगा कि मैं आपको सबसे बेस्ट दे सकूँ। तो आप लोग के लिए तो अगर मैं जीएसटी का सिंपल सीधा सीधा बात बताऊँ तो 2 ही रेट है, एक 18%, एक 5%। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि सब जो यहाँ पे प्रेजेंट है सबके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस काफ़ी है
या कोई नया है यहाँ पे? अगर कोई नया है तो मैं उनके लिए स्क्रैच से शुरू करूँगा कि क्या क्या करना होगा। और अगर ऐसा है कि जैसे मैं जिनको जानता हूँ तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, मतलब मेरे उम्र से भी ज़्यादा उनकी एक्सपीरियंस है। अगर आप इनिशियली सोच रहे हैं कि ट्रैवल टूर ऑपरेटर बिजनेस में आ रहे हैं तो आपको जीएसटी में क्या क्या चीज़ ध्यान देना चाहिए। आपके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी बन जाता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका लिमिट है 20 लैक्स का। और जैसे ही हमें पता है ज़्यादा मतलब 1-2 महीना में या 3-4 महीना में हमारा जो लिमिट है वो क्रॉस हो जाता है 20 लैक्स का। और बिजनेस में इतना बिजी रहते हैं कि उसको बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है। और एट द एंड ऑफ द ईयर जब आता है अकाउंटेंट कंसल्टेंट के पास तो बताते हैं सर आपको तो जीएसटी एक 8 महीना 10 महीना पहले ले लेना चाहिए था। तो जो भी अभी शुरू करना चाहते हैं सबसे पहले ये देखिए कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है और आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इसका पेनल्टी बहुत हैवी है। पहला तो आपको 18% का पेनल्टी डायरेक्ट लगेगा जीएसटी जितना टर्नओवर है पूरे पे, और रजिस्ट्रेशन ना करने का उसका पेनल्टी अलग है। तो सबसे पहले आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करिए। और आप लोग का अदर जो रजिस्ट्रेशन है ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है और हमारा जो आईपीएनटी से सर्टिफिकेट लेना होता है, ये सारा लीजिए। और इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर थोड़ा बात करना चाहूँगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि सर हमारा तो डायरेक्ट 18% जीएसटी है। अगर 18% मैं सेट करता हूँ मेरा पैकेज पे तो मेरा प्रॉब्लम ये आता है कि मेरा पैकेज का जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा बन जाता है, जहाँ पे मेरा गेस्ट मेरा कस्टमर अवॉइड करता है। तो मैं इसमें क्या करूँ? 18% में जा नहीं सकता। अगर मैं 5% में आता हूँ तो मुझे 100% जीएसटी अपना पॉकेट से देना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर का जो पैकेज है इट विल बी इंक्लूसिव ऑफ ऑल जीएसटी एंड आपका जो मार्जिन है प्लस आपका जो कॉस्ट है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो ये है कि आप लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन इसलिए नहीं दे सकता हूँ कि अगर एक कोई पार्टी या एक कोई ऑपरेटर अपना प्राइस को डाउन करके पैकेज लेता है और बाकी नहीं करते हैं तो उसमें क्या होगा आप लोगों का, उसका वजह से सबको इम्पैक्ट आएगा। इसलिए आप लोगों ये जो 5% में जाएंगे या 18% में जाएंगे, इसमें आप लोगों को मिल के सबको काम करना पड़ेगा। अगर 5% में जाते हैं तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा और 18% जो मिलेगा, लेकिन पैकेज कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, बट अल्टीमेटली आपका 18% एक्सपेंसिव ही मिलेगा। और अभी जो नया जीएसटी चेंजेस आया है, इस नया जीएसटी चेंजेस एक्चुअली देखा जाए आप लोग के लिए कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। ये बाकी लोगों के लिए इम्पैक्ट है, जैसा ग्रोसरी शॉप्स उनके लिए ज़्यादा यूजफुल है। आप लोग के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग के लिए ये जो रेट है ये पहले से ही है 18% और 5% पहले से ही है, बहुत पहले से ये दे दिया गया कि आप लोग या तो 18% में जाइए या तो 5% में जाइए। तो इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस आप लोग के लिए तो इम्पैक्ट नहीं करता है। ये है जीएसटी का। मैं बताऊँ अगर ज़्यादा इम्पैक्ट मतलब जो चेंजेस आपको ऊपर आता है तो यही है। वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर यह आवश्यक है कि पर्यटन क्षेत्र के लोग कर नियमों और तकनीकी प्रगति जैसे एआई से अपडेट रहे। आज का सत्र व्यवहारिक मार्गदर्शन और उपयोगी जानकारियां देने का उद्देश्य रखता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके पर्यटन क्षेत्र में उपयोग पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री एसएल विंजीत सर को। First of all, I would like to thank Andaman Association of Tour Operators जिन्होंने मुझे एक मौका दिया है आप सभी से रूबरू होने का, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट एक टॉपिक है जो हम रोज सुनते हैं। चैट जीपीटी हो या फिर जेमिनी, इस तरह के जो शब्द हैं ये हमेशा आजकल हम सुनते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इवन आपने ये जो टॉपिक चुना है मुझे लगता है ये बहुत अच्छा टॉपिक है। आज के दिन में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, और खासकर टूरिज्म इंडस्ट्री। मैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ, उस बैकग्राउंड से हूँ, और हम टीचर्स को स्टूडेंट्स को इस पे क्लासेस लेते हैं, उन्हें बताते हैं। लेकिन पहली बार है कि मैं टूरिज्म पे एक ऐसा एक सेशन कर रहा हूँ
तो मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक सेशन ले पाऊँ, कुछ बातें आपको बता सकूं। तो आई वुड थैंक विनोद जी जिन्होंने ये मौका मुझे दिया। तो विल स्टार्ट द सेशन। इससे पहले कि हम इसके यूज पे जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली होता क्या है इसको थोड़ा सा हम समझेंगे और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको क्या समझ में आता है, हम थोड़ा सा इंटरैक्टिव भी रखेंगे सेशन। नॉर्मली ह्यूमन बींग्स, इंसान और मशीन्स, ये दोनों में एक फर्क था कुछ साल पहले तक जब हम बात करते थे। जब भी हम एक इंसान को मशीन से डिफरेंशिएट करते हैं तो एक डिफरेंस है जो इंसान को मशीन से अलग बनाता है, जो कुछ साल पहले तक हम जैसा सोचते थे। क्या है बता सकते हैं? दिमाग, इमोशंस, खुद से फैसला लेना, इंटेलिजेंस। बेसिकली इंटेलिजेंस वाला जो पार्ट है वो हम समझते थे कि इंसानों में है, मशीन्स में वो नहीं होता। मशीन क्योंकि इंसान, हम यूजर्स उसको ऑपरेट करते हैं, हम ही बनाते हैं और हम ही उसको ऑपरेट करते हैं। लेकिन आज के दिन में ये पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया है। आज के दिन में हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। मशीन्स दे हैव बिकम इंटेलिजेंट, उनके पास भी वो इंटेलिजेंस वाला पार्ट है। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दूंगा कि एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, वो बहुत सारी चीजें अपने एनवायरनमेंट से, अपने पेरेंट्स से, सोसाइटी से सीखता है। सीख सीख करके वो बड़ा होता है तो उसको पता चलता है कि ऐसा नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, या ये आपके लिए सही डिसीजन होगा। मशीन्स भी आज के डेट में ऐसा ही हो गया है। दे आर बिकमिंग इंटेलिजेंट, वो भी उसी तरह से इंटेलिजेंट बन रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली क्या है कि व्हेन मशीन्स को हमने इस तरह से प्रोग्राम किया है कि वो भी जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स के जैसे वो सोच सकता है, वो डिसीजंस ले सकता है, वो बहुत सारी चीजें जनरेट कर सकता है हमारे लिए। हमारे जैसे जो थिंकिंग हम लोग जैसे रखते हैं उस तरह की सोच वो रखता है, तो हम उसे इंटेलिजेंट मशीन या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेंगे। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। जैसे आपने कभी ये चीज नोट किया है कि फोन पे जब हम रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, आपने कभी नोट किया कि हम जिस तरह का वीडियो देखते हैं थोड़ी देर बाद वैसे ही टाइप के वीडियोस आने लग जाते हैं। कभी आपने नोट किया ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। नाउ वो आप इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं, आप किस तरह से मशीन को यूज कर रहे हैं, आप किन चीजों को ब्राउज कर रहे हैं, वो सब पे नजर रखता है और उस पे बेस्ड वो आपको रिजल्ट्स दिखाता है। मतलब उसको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या पसंद है, आप क्या देखना चाहते हैं, उस तरह की चीजें आपको दिखाता है। नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे एलेक्सा आप मुझसे बोलते हैं, है ना, वो गाना बजाता है। इट्स जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग टॉकिंग टू यू। मैं आपसे बोला भैया थोड़ा सा उठ जाओ, अपना नाम क्या है बताओ, आपने नाम बताया, बट इट इज अ मशीन, वो एक डिवाइस है। मैं उसको बोलता हूँ इट इज एबल टू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, वो मेरा लैंग्वेज समझ पा रहा है। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ या इंग्लिश में बोल रहा हूँ या इवन डिफरेंट लैंग्वेजेस में, वो समझ पा रहा है और रेस्पॉन्ड कर रहा है। इट इज एबल टू रेस्पॉन्ड। वो जो गाना मैं बोला हूँ उसको वो प्ले कर रहा है। कार में जो एंड्रॉइड या ब्लूटूथ आपने बोला कॉल दिस पर्सन, इट इज एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही
रूप है अलग अलग तरह से जो हम देखते हैं। तो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें मदद कर सकता है, क्या हमें उससे क्या फायदा होगा, कोई बता सकता है क्या फायदा हो सकता है? कोई यूज कर रहा है यहाँ पे? एनीबडी यूजिंग इट एआई का? हाँ, इफ यू आर नॉट देयर, अच्छा, इन्होंने ये जो बात बोली है, तो क्या कुछ दिनों में मशीन हमें रिप्लेस कर देगा, ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा, आपको लगता है ऐसा? नो, नहीं लगता है? हाँ, वी कैन डू इट। हैव यू सीन, आजकल बहुत सारे मूवीज आ रहे हैं, हॉलीवुड मूवीज आ रहे हैं, जैसे मिशन इम्पॉसिबल, जो और भी बहुत सारे मूवीज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड मूवीज है। यू माइट हैव सीन कि मशीन्स इतना इंटेलिजेंट बन जाते हैं कि दे आर कंट्रोलिंग ह्यूमन बीइंग्स। अब हम प्रश्नोत्तर सत्र की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले मैं अपने विशिष्ट अतिथियों से गुजारिश करूंगी कि वे मंच पर स्थान ग्रहण करें। प्रश्नोत्तर सत्र शुरू कर रहे हैं। यदि किसी के पास कोई प्रश्न है तो कृपया हाथ उठाए, माइक्रोफोन आप तक पहुंचाया जाएगा। कृपया अपने प्रश्न संक्षिप्त और विषय से संबंधित रखें। 5% इनपुट ले लिया, नहीं मिला, गलती से दे दिया, गलती से 5% इनपुट ले लिया, इनपुट टैक्स का रहा था, वहां में गलती से टाइप कर लिया। मान लीजिए मेरा दोस्त के पास मेरा जीएसटी नंबर चाहिए, गलती से डाल दिया उसने, नहीं डालोगे से मजाक से भी दोस्तों डाल देते हैं, गलती से आके फाइलिंग करने से मैं देखा नहीं मार्क नहीं है, तो उसका क्या कॉम्प्लिकेशन आएगा 2 साल बाद सर। जितना मैं जीएसटी पोर्टल में देखा, नॉट कि मैं गवर्नमेंट को बुराई नहीं करता हूँ, जो भी कॉम्प्लिकेशन आता है 2-3 महीने में नहीं आता, 2 साल बाद आता है, वो जबरदस्ती 2 साल बाद आता है, ताकि 18% आपको वो वैल्यू का इंटरेस्ट भी लग जाए, 18% आपको पर डे का पेनल्टी भी लग जाए। तो उससे कैसा व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट कि अगर ये बंदा 5% ले तो इनपुट बाय डिफॉल्ट नहीं जाना चाहिए सिस्टम में, वो सिस्टम पे लूपहोल क्यों है सर? क्योंकि आप लोग ने ओरियसली गवर्नमेंट का सजेशन दिया है, बट व्हाई देयर इज अ लूपहोल इन दिस सिस्टम? क्योंकि इससे शायद लोगों को पता नहीं, बहुत लोगों को अभी तक नोटिस आया नहीं होगा, लोगों को पहले इससे आगे इसमें बता रहा हूं, तो वो लूपहोल को क्यों गवर्नमेंट बंद नहीं करता है? जब बंदा 5% लेता है तो उसमें इनपुट क्यों जाता है? तो इस पे आप सब थोड़ा बता देंगे तो बढ़िया है सर। आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। मेरा आवाज आ रहा है सबके पास? आ रहा है सर। ठीक है। आपका क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर मैं देने से पहले मैं थोड़ा दूसरा चीज में एलाबोरेट करूंगा। अभी मान लीजिए मैं अंडमान में हूँ, एक टूर ऑपरेटर, और मेरा साथी वो भी टूर ऑपरेटर है, लेकिन वो कश्मीर में या दूसरा जगह है। हम दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं। यहाँ से मैं गेस्ट वहाँ भेजता हूँ, ठीक है, और वो वहाँ से गेस्ट यहाँ भेजते हैं। जब हम एक दूसरे को बिल करते हैं ना, उसमें जो भी जीएसटी बनता है दैट वन कैन टेक द आईटीसी बेनिफिट, समझ रहे? अभी आपका जो क्वेश्चन है कि अगर इसको मैं पॉज कर दूं या इसको डिसेबल कर दूं तो जो एलिजिबल है उसको नहीं मिलेगा। बात समझिए। आप जैसे बोल रहे हैं कि अब मैं 5% में हूँ तो मुझे आईटीसी आना ही नहीं चाहिए वहाँ पे, राइट? लेकिन कोई ना कोई तो वहाँ पे एलिजिबल है, उसके पास भी नहीं है, क्योंकि सिस्टम इतना एडवांस में नहीं आ पाया कि 5% वाला के लिए टोटली पॉज कर दिया जाए, समझिए। ये तो आपका एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका एक ही क्वेश्चन में है कि 2 साल बाद क्यों आता है? हमारा देश का जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन 150 करोड़, ऐसे है ना। और जो डिपार्टमेंट के लोग हैं बहुत ही कम है। अगर देखा जाए तो 1 लाख 1.5 लाख होंगे। जितने यहाँ पे टूर ऑपरेटर्स है उसका 10% भी यहाँ पे ऑफिसर्स नहीं है। इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया में सेम पोजीशन है, चाहे आप इनकम टैक्स बोले, जीएसटी बोले, यानी कोई भी लॉ बोले, तो उनको एक फाइल को देख के दूसरा फाइल में जाने के लिए टाइम लगता है। इसलिए क्या है, आपको 2 साल नहीं 6 साल बाद भी नोटिस आ सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई दुश्मन या जानबूझ के करता है, क्योंकि इतना पॉसिबिलिटीज नहीं है। पॉपुलेशन मतलब इतना वो लोग भी नहीं देख सकते एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कि सबको एक ही ईयर में देख लिया जाए, ठीक है। तो इसका कारण क्या, 2 साल 4 साल 5 साल बाद आता है, तो सोचता है मुझे 1 साल बाद थोड़ा याद नहीं रहता तो 6 साल बाद क्या याद रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपका जो सोचना सही नहीं है वैसा, कि ऐसी ये रीज़न है कि हमारा ऑफिसर्स बहुत कम है, ठीक है। अब 6 साल बाद आएगा तो मैं जवाब कैसे दूंगा, राइट? जनरली जो भी अभी ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस में है उनका टर्नओवर 1 ईयर हो जाता है जनरली, है ना।
आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है कि टैक्स ऑडिट का इस साल के लिए टाइम बढ़ा दिया है 31 अक्टूबर के लिए। फॉर फ्यूचर के लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग ज़रूर एक अकाउंटेंट रखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट छोड़कर अपना ऑफिस में, जिससे बाकी काम भी कराइए, प्लस अकाउंटिंग प्रॉपरली मेंटेन करिए। बुक्स ऑफ अकाउंट जिसको बोलता है, वो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट और लॉस नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट में आता है आपने कितना पेमेंट किया और उसमें प्रॉपरली टीडीएस काटे कि नहीं काटे, ये सब का पूरा डॉक्यूमेंट का जो सिस्टम है उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको आप गाइड कर सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसको मेंटेन कर सकते हैं अकाउंटेंट। आप अगर एक अकाउंटेंट के लिए साल में 1 लाख रुपए खर्चा करेगा, सैलरी 1.5 लाख खर्चा करेगा, तो आपको 6 साल का बाद जो आप बोल रहे हैं ना इंटरेस्ट का जो इश्यूज है 18% इंटरेस्ट तो आपको लगेगा, उतना नहीं आएगा क्योंकि जल्दी से नोटिस में आ जाएगा, 1-2 महीने में नोटिस में आ जाएगा। तो क्या होगा, आप इमीडिएटली उसको रिवर्स कर देंगे आईटीसी को, और आपके इंटरेस्ट का जो पेनल्टी आपका 6 साल बाद लगने वाला था टैक्स से 10 गुना ज़्यादा, वो नहीं लगेगा। आपका नज़र में आए तो अच्छा है, और नहीं आए तो पेनल्टी भी डबल है। 100 रुपये क्या टैक्स है, 100 रुपये दे दिए, चलो अच्छा है। इंटरेस्ट आ गया, मान लीजिए 6 साल के बाद देखा तो 20% तो 120% हो गया वहाँ पे लगभग, ठीक है, फिर उतना का आपको पेनल्टी भी लग जाएगा। तो 100 रुपये के लिए आपको 500 रुपये देना पड़ रहा है। तो इसका जो सोल्यूशन नहीं है कि एक प्रॉपर अकाउंटेंट रखिए, उसको सिखाइए, उसको कॉन्फिडेंस दीजिए, भाई तुमको हमारे साथ काम करना है, ठीक है, तो काम कर। उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि भाई अरे यहाँ पे मेरे सैलरी कम है या मुझे कल निकाल दे। वो अगर कॉन्फिडेंटली आपके साथ काम करेगा एज ए पार्टनर जैसा, तो आपका रिकॉर्ड सबसे अच्छा रहेगा। 6 साल में नोटिस अगर कभी आया, इमीडिएटली उसको एक्शन लेके आप दे सकते हैं, सर ये मेरा नोटिस है, इसका रिस्पॉन्स ये मेरा डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए। अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी हो तो चलो अच्छा है, वो आप सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन मेजर डिस्क्रिपेंसीज नहीं आएगा। उसका सोल्यूशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 1 ईयर के बाद नहीं दे सकता है, पोस्टमार्टम करते हैं जनरली हम लोग। अब 1 साल में मैंने ट्रांजेक्शन कर लिया, गाड़ी का सर्विस लिया और उसको दे दिया 70 लाख, सिर्फ गाड़ी वालों को 70 लाख। टीडीएस काटे सर आपने, नहीं काटा, प्लीज आप कैसे भी एडजस्ट कर दो। 1 साल बाद उसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, आपको उसी फाइनेंशियल ईयर में उसको टीडीएस काट के सेटअप करने आपको एडजस्टमेंट होगा। तो ऐसा बहुत छोटा छोटा मिस्टेक लेके बहुत बड़ा इशू बन जाता है। सबसे बड़ा जो इशू आप लोग आता है, आप लोग जो कैब का सर्विस लेते हैं उसमें आप लोग टीडीएस नहीं काटते बनाते हैं, तो हम मान लिए 50 लाख के वर्कर को पेमेंट करते हैं, पेमेंट करते हैं, वो तो टीडीएस कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते, काटने ही नहीं देते। उस केस में क्या करना है, क्योंकि हमें क्या होता है ऑनलाइन पोर्टल पे हमें समझ गया, मैं समझ गया। देखिए टीडीएस हर जगह में नहीं काटना है। आप जब परचेस करते हैं वहाँ पे टीडीएस नहीं काटना है, आप जब सर्विस लेते हैं तब आपको, ठीक है, आप यहाँ पे क्रूज का सर्विस तो ले रहे हैं बट एज ए परचेजर, बायर, समझ रहे हैं। आप जब बाई करेंगे एक वेंडर जैसा, तो वहाँ पे नहीं काटने से भी चलेगा। पोर्टल से भी तो हम सर्विस कर रहे हैं, नहीं, परचेस मिल रहेगा तब तो जरूर आप परचेस कर रहे हो, वहाँ पे बल्क परचेस कर रहे हैं आप, ठीक है, आप एक एक टिकट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपको वहाँ पे नहीं काटने से चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो एक एक टिकट ही लेते हैं सर। नहीं, जनरली क्या होता है जो मुझे पता है, आप लोग क्या करते हैं वहाँ पे एक स्लॉट के लिए 10,000 20,000 ऐसे दे देते, फिर बाद में एक एक टिकट बाई करते हैं, है ना। तो इस केस में आप लोग बोल सकते हैं हम लोग एक एक सिंगल टिकट नहीं ले रहे, हम लोग बस स्लॉट खरीद के हम लोग क्या है पूरा सर्विस से एज ए पैकेज खरीद लिया, ठीक है। वहाँ पे टीडीएस नहीं काटने से आप कंसेशन ले सकते हैं। जनरली अगर काट दिया तो वो लोग फिर आपसे आर्ग्यू करेगा, बात ये प्रॉब्लम है, मुझे मालूम है, लेकिन एटलीस्ट आप वहाँ पे स्किप कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया आपको, स्पेशली कैब सर्विस के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा, आपका सारा का सारा एक्सपेंडिचर डिसअलाउ कर देंगे, तो बहुत बड़ा मतलब मिस्टेक प्रॉब्लम हो सकता है। When I'm outsourcing service from unregistered vendor, so अगर मैं forward में 18 दिखा रहा हूँ, so should I have to generate a self invoicing is required or not required? It's required. But I'm forwarding में हम 18 दिखा रहा हूँ, why do I have to? आपको करना पड़ेगा, रिपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर पता ही नहीं चलेगा। I have to generate a self invoicing, Yes. and plus I have to pay tax on it. यस, मतलब आपको मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि खासकर आप इंटरनली जैसे अपने घर के लिए बनाया या कुछ बनाया तो कहीं नहीं जाता, लेकिन when you are using it on websites और you are printing something, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको रिस्की है। तो हम किसी और का इमेज हो या वॉइस हो या कोई भी गाना है, कोई भी बिना उनका परमिशन का या बिना कॉपीराइट का नहीं कर सकते। मगर एआई में ये स्पेशलिटी ये है कि आप एआई से जो इमेजेस जनरेट करते हैं तो इट इज एआई जनरेटेड,
तो वहाँ पे कॉपीराइट का इशू नहीं होगा, वो आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। और एआई में फायदा ये है कि आप जब इमेज गूगल से या नेट पे सर्च करते हैं तो जो अवेलेबल इमेजेस है वही आपको दिखाएगा। यहाँ आप इमेज जनरेट कर सकते हैं जैसा आप चाहें। आप एक लड़के को हवा में उड़ाना चाहते हैं विंग्स के साथ में, आप क्या जनरेट कर सकते हैं। आपका जिस तरह से आइडियाज जाता है उस तरह से आप इमेज जनरेट कर सकते हैं, वीडियोस जनरेट कर सकते हैं, आप यूज कर। लेकिन अभी खासकर लाइक यूट्यूब में और गूगल में मैंने देखा कि दे हैव मेड सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन द जो एआई जनरेटेड जो वीडियोस या फिर ये उस पे उन्होंने शायद कमर्शियल पर्पस के लिए उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस किया है, यूट्यूब में उन्होंने किया है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप एआई जनरेटेड इमेजेस इनको यूज कर सकते हैं। देयर आर बट डिफरेंट वेबसाइट्स जहां से आप इमेज फ्री में भी यूज कर सकते हैं, जैसे पिक्साबे बहुत अच्छा एक वेबसाइट है वेयर यू हैव मिलियंस ऑफ फोटोग्राफ्स, वीडियोस एंड इवन ऑडियो, आप उनको यूज कर सकते हैं। उसमें लाइसेंस आपको दिया होगा कि लाइक आप रीयूज कर सकते हैं। शायद कमर्शियल पर्पस के लिए कहीं कहीं पे वो रेस्ट्रिक्ट करेगा, वरना ऑलमोस्ट वहां पे फ्री है। और भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप फ्री में यूज कर सकते हैं। बट बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत कुछ है उसमें, बहुत मदद कर सकता है। कोई प्रिकॉशंस देखिए, साइबर सेफ्टी एक वो भी एक अलग टॉपिक है। तो हमें प्रिकॉशंस तो लेना है। जब भी हम इंटरनेट पे हैं या ऑनलाइन हैं तो हमें प्रिकॉशंस लेना है। हम जो भी वेबसाइट्स यूज करते हैं और जो भी लाइक यूजर आईडी और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें प्रिकॉशंस तो ज़रूर लेना है। तो लाइक पासवर्ड्स हैं, पासवर्ड्स को सेफली रखना है, ज़्यादा मतलब किसी के साथ शेयर नहीं करना है। पासवर्ड्स को बीच बीच में चेंज करना है, ये सब चीज़ें हैं। और वेबसाइट्स भी, जैसे आपने देखा होगा ना, वेबसाइट्स में HTTPS लिखा रहता है, सिक्योर, दैट मीन्स वो वेबसाइट सिक्योर है। तो वो वैसे वेबसाइट जो है वो सिक्योर वेबसाइट्स हैं। तो हमें वो देखना है कि कौन से वेबसाइट्स नॉर्मली, जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं कि गूगल में सर्च किया और जो पहला दिखा उसमें क्लिक कर दिया, ऐसे करते हैं ना। तो लेकिन इवन जैसे बैंक के वेबसाइट्स होते हैं, बहुत सारे जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको क्लोन कर देंगे। आपको जो पहला पेज है ना, होम पेज होता है, वो होम पेज एज इट इज दिखेगा, उसका एड्रेस कुछ और होगा। हम क्या करेंगे, अपना यूजर आईडी पासवर्ड दे देंगे और वो उनको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं। ऑनलाइन जब भी हम कोई भी तरह का काम करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो थोड़ा सिक्योरली यूज करना है। और ये जो धारणा है कि ऐसे ही हैक हो जाएगा, ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बहुत सिक्योर्ड है। वो बहुत तरह के फायरवॉल्स और बहुत तरह के प्रिकॉशंस वो खुद लेते हैं। हम अपनी गलती की वजह से, जैसे OTP आया, किसी ने कॉल किया, OTP आया, हमने बता दिया, ठीक है, तो वो बोलता है कि मैं बैंक मैनेजर बात कर रहा हूँ आप, और वो बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता है और हमको लगता है कि सही में ये मेरा बैंक मैनेजर है, बात कर रहा है। और वो पूछता है कि अच्छा ये ऐसा ऐसा है आपका, और आपको जैसे डिजिटल अरेस्ट, हैव यू हर्ड अबाउट डिजिटल अरेस्ट, ये सब आजकल चल रहा है। वो आपको ऐसे मतलब बात करेगा आपसे, तो आपको लगेगा कि सच में ये कोई ये कर रहा है, लेकिन इट मस्ट बी फेक होगा, मगर वो आपसे पैसे ऐडने के लिए या फिर आपको परेशान करने के लिए ऐसा कर सकता है। तो हमें थोड़ा सावधानी रखना है। इस तरह के बैंक के डिटेल्स वगैरह कभी भी किसी से शेयर नहीं करना है। अगर आपको करना, सीधे आप बैंक चले जाइए या फिर आपके पास उनके वेबसाइट्स हैं, वो वेबसाइट्स के थ्रू करिए, लेकिन उनसे शेयर नहीं करना है। फोन पे तो स्पेशली नहीं करना। May I request Mr. Sanket Biswas to kindly come forward and present a memento to Shri S.L. Vinjit sir. Now I'd like to invite Mr. M. Purushottam to felicitate Shri Arijit Mandal with the moment.
I invite Roja to give a memento to our host of the anchor of the day, Ms. Taranu. Roja. समापन की ओर बढ़ाते हुए अपने जनरल सेक्रेटरी आदो श्री हमसा जी से करूंगी कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें। I would vote of thanks to our esteemed guests and supporters, respected President Mr. Vinod ji, Assistant Director India Tourism Shri Venugopalan sir, our esteemed speakers Shri Ajit Mandal ji and Shri S.L. Vinji sir, sharing a valuable insight on taxation and artificial intelligence. I will also thank Sri Seruverum, Officer in Charge, Jadasai, for generously allowing us to use the Jadasai auditorium. Also thanks Jadasai staff for their assistance, and also thanks print and electronic media for their coverage. All auto members for their active participation and support. Thank you all for making this event successful. Thank you. इसी के साथ आज की ये कार्यशाला टैक्सेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समापन होता है। आपकी उपस्थिति और सहभागिता के लिए धन्यवाद। आप सभी का संध्या शुभ।